हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएनपी में। आज मैं आप लोगों को सोम जो पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं सोम से संबंधित कुछ और भी प्रश्न बताएंगे। सोम कहने का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इससे पहले भी 2 वीडियो बनाए थे सोम से संबंधित, उसमें भी कुछ अच्छे प्रश्न, कुछ थ्योरी, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज मैं ये सोम का तीसरा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें और भी इम्पोर्टेंट टर्म जहाँ से क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। उससे भी कुछ अच्छे प्रश्न बताऊंगा। तो जो प्रश्न यहाँ पे मैं लेता हूँ हमेशा ध्यान रखेंगे। प्रश्न जो होता है गेट, पीएससी, एई, जेई एग्जाम से संबंधित होता है। यहीं से मैं प्रश्न को कलेक्ट करता हूँ। अधिकतर क्वेश्चन जो रहता है यहाँ पे गेट से रहता है। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं गेट, पीएससी, जेई, एई का, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो जरूर देखें। आइए चालू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, तो जो वीडियो है यहाँ पे जो बन रहा है सोम के लिए बन रहा है। जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं, गेट में होते हैं या फिर पीएससी में, एई में, जेई में। लगभग सबका सिलेबस सेम ही रहता है तो प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए ही मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे अधिकतर जो क्वेश्चन जो लेता हूँ गेट से लेता हूँ और मैकेनिकल के पेपर से लेता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्ट काम आएगा। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊँगा उसको क्या करना है, याद रखना है। साथ में फॉर्मूला भी बताऊँगा कि फार्मूला क्या होता है। अधिकतर क्वेश्चन जो एग्जाम में होता है फार्मूला बेस्ड होता है। फार्मूला अगर के याद रहेगा तो अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है हम लोग बात करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट required for homogeneous and isotropic material, एक क्वेश्चन सीधा सीधी गेट में पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट रिक्वायर्ड फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए कितना होगा, कितने हमें इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए। तो इसके लिए हमेशा याद रखेंगे 2 इलास्टिक कांस्टेंट का आवश्यकता होता है। किसके लिए, तो होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए। अगर बात करें कि होमोजेनियस मटेरियल किसको बोला जाता है, तो वैसा मटेरियल जिसके लिए ई का मान थ्रू आउट मटेरियल में कांस्टेंट रहता है, ई थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है मटेरियल के अंदर, तो ऐसे ही मटेरियल को बोला जाता है होमोजेनियस मटेरियल। और आइसोट्रोपिक किसको बोलते हैं, वैल्यू ऑफ ई इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ई जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो ध्यान रखेंगे होमोजेनियस मटेरियल के लिए क्या होता है, मटेरियल में थ्रू आउट ई का मान हमेशा कांस्टेंट मिलता है, ई कभी भी चेंज नहीं करेगा। और आइसोट्रोपिक मटेरियल कहने का मतलब है कि वैल्यू ऑफ ई का जो मान रहेगा सभी दिशाओं में एक समान मिलेगा। तो नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट अगर के बताना है किसके लिए, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए, तो ये होता है किसके बराबर, 2 के बराबर होता है। मतलब जो प्रॉपर्टीज हमको रिक्वायर्ड अगर के पता रहेगा तो बाकी सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और पूछा जाएगा यहाँ से, अगर पूछा जा सकता है कि ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए कितना होगा, नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। तो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए याद रखेंगे जितने भी नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट जरूरत होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, 9 के बराबर होते हैं। और एनिसोट्रोपिक मटेरियल के लिए, एनिसोट्रोपिक मटेरियल के लिए नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट रिक्वायर्ड जो होता है 21 के बराबर होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है परीक्षा में कि नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट रिक्वायर्ड फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल से होता है 2 के बराबर। इसके अलावा ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, उसके लिए किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। और एनिसोट्रोपिक मटेरियल के लिए 21 के बराबर होता है। एनिसोट्रोपिक मटेरियल कहने का मतलब है
different properties in different direction। अगर कि कोई भी मटेरियल इस टाइप का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर कि किसी भी मटेरियल में ऐसा मिल रहा है तो ऐसे मटेरियल को बोला जाता है एनिसोट्रोपिक मटेरियल। तो ध्यान रखेंगे इसके लिए नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो फिर से बता रहे हैं होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए 2 रहेंगे, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए 9 रहेंगे और एनिसोट्रोपिक मटेरियल के लिए 21 रहेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन सीधा सीधी पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है थर्मल स्ट्रेस से संबंधित है कि थर्मल स्ट्रेस होता क्या है, हम लोग थर्मल स्ट्रेस किस प्रकार से निकालते हैं, या फिर इसके पीछे का जो भी कहानी है, जो भी थ्योरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है थर्मल स्ट्रेस से। तो देखते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है थर्मल स्ट्रेस से है, थर्मल स्ट्रेस से संबंधित है। तो इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि थर्मल स्ट्रेस होता क्या है। तो हमारे पास एक बार है या फिर रॉड है जिसकी लेंथ है L है, इसका लेंथ इनिशियल में कितना है L के बराबर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यंग प्रत्यास्थता का गुणांक E है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है ये जो है अल्फा के बराबर है। अब थर्मल स्ट्रेस कब किसी भी मटेरियल में जनरेट होता है, थर्मल स्ट्रेस कब जनरेट होगा, जब मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे या फिर ठंडा करेंगे, उस कंडीशन में थर्मल स्ट्रेस आता है। तो मान लिया कि हमने जो मटेरियल गिवन है जिसकी लंबाई L है, इसे हम लोग डेल्टा T टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा, डेल्टा T कहने का मतलब है T फाइनल माइनस T इनिशियल, जो भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, मटेरियल यहाँ पे एक्सपांड होगा। एक्सपांड होगा मतलब इसमें विस्तार होगा। तो विस्तार किसके बराबर होगा, तो समझेंगे यहाँ पे। तो सपोज मान लिया कि इस मटेरियल में जो विस्तार हो रहा है किसके बराबर है, तो डेल्टा L के बराबर है, डेल्टा L के बराबर है। तो डेल्टा L का अगर के मान निकालना चाहेंगे तो डेल्टा L का जो मान होता है ये होता है L अल्फा डेल्टा T के बराबर होता है। मटेरियल कितना फ्रीली एक्सपांड करेगा तो किसके बराबर होगा, तो L अल्फा डेल्टा T के बराबर होगा। इसके अलावा और भी बात करें तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेन का मान किसके बराबर होने वाला है, तो थर्मल स्ट्रेन होने वाला है डेल्टा L अपॉन L होता है डिफिनेशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जो भी यहाँ पे फ्री एक्सपांशन हुआ है उसमें हम लोग लेंथ से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे थर्मल स्ट्रेन, और ये निकल के आएगा किसके बराबर, अल्फा डेल्टा T के बराबर। ये हो गया थर्मल स्ट्रेन। जब भी हम लोग मटेरियल को गर्म करेंगे तो उसमें हमेशा थर्मल स्ट्रेन सेटअप होगा। थर्मल स्ट्रेन का मान किसके बराबर होगा, तो थर्मल स्ट्रेन का जो मान होने वाला है किसके बराबर होने वाला है, तो अल्फा डेल्टा T के बराबर होने वाला है। अगर के बात करें कि इसमें एक्सपांशन कितना होगा, फ्री एक्सपांशन किसके बराबर होगा, तो फ्री एक्सपांशन जो होगा L अल्फा डेल्टा T के बराबर होगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करना है थर्मल स्ट्रेस के बारे में कि अभी इस मटेरियल में थर्मल स्ट्रेस का मान कितना आएगा। तो ध्यान रखेंगे थर्मल स्ट्रेस के लिए कंडीशन क्या है, इन रॉड थर्मल स्ट्रेस occurs when bar is fully prevented or partially prevented। ध्यान रखेंगे थर्मल स्ट्रेस जो भी बार है, रॉड है, उसमें तभी उत्पन्न होगा जब मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, फुली प्रिवेंटेड करने का मतलब है ये जो एक्सपांशन हो रहा है इस एक्सपांशन को जब हम लोग प्रिवेंट कर देते हैं, रोक देते हैं, तब जाके मटेरियल में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, तो थर्मल स्ट्रेस उत्पन्न होता है। अदरवाइज इफ मटेरियल इज free to expand then there is no thermal stress
थर्मल स्ट्रेस। अगर के तापमान बढ़ा रहे हैं, मटेरियल फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है मतलब एक्सपेंशन को हम लोग प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं। प्रिवेंट अगर के नहीं करेंगे तो उस स्थिति में जो थर्मल स्ट्रेस का मान होगा, ध्यान रखेंगे, हमेशा 0 के बराबर होगा। तो वही लिखा गया है कि अदरवाइज इफ मटेरियल इज फ्री टू एक्सपेंड देन देयर इज नो थर्मल स्ट्रेस। तो इस केस में अगर के बात करें कि इस केस में थर्मल स्ट्रेस का मान किसके बराबर होगा, तो थर्मल स्ट्रेस का मान जो है यहाँ पे किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो भी मटेरियल है हम लोग जब गर्म कर रहे हैं, इसके जो लंबाई में वृद्धि हो रहा है, इसको हम लोग प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। रोक नहीं रहे हैं कहने का मतलब है फ्रीली एक्सपेंड होते जा रहा है। तो इस केस के लिए जो थर्मल स्ट्रेस का मान आएगा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और के यहाँ पे सपोज हम लोग प्रिवेंट कर देते फुली प्रिवेंटेड। अगर के जो भी एक्सपेंशन हो रहा है उसको हम लोग फुली प्रिवेंट कर देते, मतलब पूर्णतः रोक देते, तो उस केस में कितना थर्मल स्ट्रेस आता है उसका मान देखते हैं हम लोग कितना आता है। तो मटेरियल अगर के इस टाइप से रहता है, दोनों तरफ से हम लोग क्या कर दिए, सपोर्ट लगा दिए। मटेरियल है जिसकी लंबाई L है, जो भी बार है, इसके लिए यंग्स मॉडुलस E है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है, टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं डेल्टा टी। तो इस केस में अगर के बताना रहता है कि थर्मल स्ट्रेस कितना आएगा, तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। ध्यान रखना है क्यों, क्योंकि ये जो एक्सपेंशन हो रहा है इसको हम लोग प्रिवेंट कर दिए। तो थर्मल स्ट्रेस का मान किसके बराबर होगा, तो थर्मल स्ट्रेस का मान होगा E इंटू थर्मल स्ट्रेन के बराबर होगा। तो E अपने जगह पे रहेगा, थर्मल स्ट्रेन का जो मान होगा हमेशा किसके बराबर होगा, अल्फा डेल्टा टी के बराबर होगा। तो इस केस में जब मटेरियल को हम लोग फुली प्रिवेंटेड कर देते हैं, मतलब जो भी एक्सपेंशन हो रहा है उसको रोक दे रहे हैं, तो उस केस में जो थर्मल स्ट्रेस निकल के आएगा, थर्मल स्ट्रेस का जो मान आने वाला है किसके बराबर आने वाला है, तो E अल्फा डेल्टा टी के बराबर है। अगर के मटेरियल फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है तो उस केस में थर्मल स्ट्रेस का मान 0 होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, इतना सारा जो भी बताया गया है कि इफ रॉड इन रॉड या फिर इफ रॉड थर्मल स्ट्रेस ओकर, सॉरी इफ नहीं बल्कि इन रॉड थर्मल स्ट्रेस ओकर्स व्हेन बार इज फुली प्रिवेंटेड और पार्शियली प्रिवेंटेड। अब पार्शियली प्रिवेंटेड भी देखेंगे, उसमें थर्मल स्ट्रेस का मान कितना आएगा। अगर कि अदरवाइज इफ मटेरियल इज फ्री टू एक्सपेंड, मतलब फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है उसका लंबाई, तो उस केस में जो थर्मल स्ट्रेस का मान आएगा 0 के बराबर आएगा। और कि फुली प्रिवेंटेड रहेगा, तो फुली प्रिवेंटेड वाले केस में जो आने वाला है किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पे E अल्फा डेल्टा टी के बराबर। E जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और डेल्टा टी जितना हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वही एक टेम्परेचर में अंतर है, डिफरेंस है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। डेल्टा टी कहने का मतलब है T फाइनल माइनस T इनिशियल। इसके अलावा अगर के मटेरियल रहे पार्शियली प्रिवेंटेड रहे, रॉड पार्शियली प्रिवेंटेड, अगर के हम लोग मटेरियल को पार्शियली प्रिवेंट कर रहे हैं, फुली नहीं कर रहे हैं, फॉर पार्शियली प्रिवेंटेड कहने का मतलब है कि ये बार है जिसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, जिसकी लंबाई किसके बराबर है, L के बराबर है। इसके लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इसके तापमान में हम लोग वृद्धि कर रहे हैं किससे, डेल्टा टी से। डेल्टा टी कहने का मतलब है T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब यहाँ पे पार्शियली प्रिवेंटेड कहने का मतलब है कि जो हम लोग सपोर्ट लगाए हैं कुछ दूर पे लगाए, इस टाइप से यहाँ पे सपोर्ट लगाया गया है। अब यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, ध्यान देंगे, ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर है, सपोज हमने मान लिया कि x के बराबर है, ये लेंथ है L है यहाँ से यहाँ तक, और डिस्टेंस जो सपोर्ट लगाए हैं इसके लेंथ को प्रिवेंट करने के लिए जो एक्सपांड होगा उसको प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट हम लोग कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे गैप दे दिए हैं, उसके बाद सपोर्ट लगाए हैं। तब यहाँ तक तो मटेरियल फ्रीली एक्सपांड होगा, उसके बाद जैसे ही सपोर्ट पे आएगा वहीं पे क्या होगा, प्रिवेंशन चालू होगा। तो जैसे ही प्रिवेंशन चालू होगा, तो अगर बात करें कि यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस का मान कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे थर्मल स्ट्रेन कितना आएगा। तो थर्मल स्ट्रेन का मान अगर के बात करें कि थर्मल स्ट्रेन कितना आएगा, तो मटेरियल फ्री टू एक्सपांड होगा किसके बराबर, तो L अल्फा डेल्टा टी के बराबर एक्सपांड होगा। टोटल अगर के एक्सपेंशन देखेंगे उसमें से क्या करेंगे, इस वाले डिस्टेंस को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इस वाले डिस्टेंस को हटा दिए,
उसके बाद ओरिजिनल लेंथ से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे तो ऊपर वाला जो हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो ये किसके बराबर है, तो ये जो बराबर है थर्मल स्ट्रेन के बराबर है। अगर के बात करें कि थर्मल स्ट्रेस किसके बराबर होगा, तो थर्मल स्ट्रेस का मान होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस एक्स अपॉन में एल इंटू ई। जब मटेरियल पार्शियली प्रिवेंटेड रहेगा, मतलब सपोर्ट लगाएंगे कुछ गैप के बाद, उस स्थिति में जो थर्मल स्ट्रेस आएगा, थर्मल स्ट्रेस का मान आएगा किसके बराबर आएगा, तो एल अल्फा डेल्टा टी माइनस एक्स अपॉन में एल, और साथ में यहाँ पे क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर भी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, अगर के एल अल्फा डेल्टा टी लेस देन इक्वल टू है एक्स से, मतलब एक्स से छोटा है। ध्यान रखेंगे अगर के जो भी एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन, जो भी फ्री एक्सपेंशन हो रहा है एल अल्फा डेल्टा टी, अगर के उसका मान छोटा हो जाए इस एक्स से, मतलब इस गैप से, या फिर उसके बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में जो थर्मल स्ट्रेस का मान आता है, थर्मल स्ट्रेस का मान 0 प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे, तो जो भी गैप रखेंगे, गैप को ध्यान रखना है इसके बराबर ही रखना है या फिर इससे कम रखना है, मतलब x का जो मान होना चाहिए इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में अगर कहीं पे ऐसा भी कंडीशन आ रहा है कि एल अल्फा डेल्टा टी का मान लेस देन इक्वल टू है किससे, एक्स, ये जो गैप है इससे अगर के छोटा हो जाए या फिर उसके बराबर हो जाए, उस केस में भी थर्मल स्ट्रेस का मान 0 के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे कि थर्मल स्ट्रेस होता क्या है, तो जैसे ही किसी भी बॉडी को हम लोग गर्म करते हैं या फिर ठंडा करते हैं, उस केस में थर्मल स्ट्रेस उत्पन्न होता है। थर्मल स्ट्रेस किसके उत्पन्न होगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर कि एक बार है हमारे पास, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो इसमें एक्सपेंशन कितना होगा, एक्सपेंशन हो गया एल अल्फा डेल्टा टी। उसके बाद यहाँ से अगर की बात करें कि थर्मल स्ट्रेन कितना होगा, तो थर्मल स्ट्रेन इसके बराबर है, अल्फा डेल्टा टी के बराबर है। बार में थर्मल स्ट्रेस तब उत्पन्न होगा जब हम लोग इस एक्सपेंशन को फुली प्रिवेंटेड, मतलब रोक दें या फिर पार्शियली प्रिवेंटेड कर दें, उस केस में थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। अदरवाइज अगर के मटेरियल फ्रीली एक्सपांड हो रहा है, फ्रीली एक्सपांड हो रहा है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, उस केस में थर्मल स्ट्रेस का मान हमेशा 0 के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे। तो फुली प्रिवेंटेड वाले केस में कैसे निकालेंगे थर्मल स्ट्रेस, तो यही है सिग्मा थर्मल जो भी है ई अल्फा डेल्टा टी के बराबर है। अगर के मटेरियल को पार्शियली प्रिवेंट करेंगे, पार्शियली प्रिवेंट मतलब कुछ गैप दे देंगे, उसके बाद सपोर्ट लगाएंगे, तो वहाँ पे थर्मल स्ट्रेन का मान इसके बराबर है और थर्मल स्ट्रेस का मान इसके बराबर है। ध्यान देंगे, यहाँ से निकाले हैं या फिर बोल सकते हैं फॉर्मूला है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे अगर के एल अल्फा डेल्टा टी का मान इस एक्स से छोटा हो जाए या फिर बराबर हो जाए, उस केस में भी थर्मल स्ट्रेस का मान जो होता है 0 के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे हमेशा जब भी मटेरियल को हम लोग गर्म करते हैं, जब भी मटेरियल को गर्म करते हैं तो मटेरियल में थर्मल स्ट्रेन हमेशा ही सेटअप होता है। जब भी हम लोग किसी भी मटेरियल को गर्म करेंगे या फिर ठंडा करेंगे तो मटेरियल के अंदर थर्मल स्ट्रेन हमेशा रहेगा। थर्मल स्ट्रेस होगा कि नहीं उसके लिए देखना पड़ेगा कि कंडीशन कौन सा है, उसके हिसाब से बताएंगे। तो ध्यान रखना है इफ मटेरियल या इसी को बोल देंगे रॉड इज हीटेड और कूल्ड, देन थर्मल स्ट्रेस नहीं बल्कि स्ट्रेन इज ऑलवेज ओकर्स एंड thermal stress depends on prevention। अब प्रिवेंशन है कि नहीं है, रुकावट है कि नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है, उसके ऊपर निर्भर करेगा किसका मान, थर्मल स्ट्रेस का मान। अगर के मटेरियल फ्रीली एक्सपांड होगा तो उस केस में थर्मल स्ट्रेस 0 होगा। अगर के प्रिवेंशन है, रुकावट है, तो उस समय थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। लेकिन हमेशा याद रखेंगे मटेरियल को जब भी गर्म करेंगे या फिर ठंडा करेंगे उस समय थर्मल स्ट्रेन हमेशा ही होगा।
मटेरियल के अंदर या फिर रॉड के अंदर थर्मल स्ट्रेन हमेशा ही सेटअप होगा, ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और थर्मल स्ट्रेस के बारे में कमेंट करेंगे कि प्रिवेंशन है कि नहीं है, प्रिवेंशन है तो फुल्ली है कि पार्शियली है कि फ्री टू एक्सपांड हो रहा है मटेरियल। उसके बाद हम लोग थर्मल स्ट्रेस के बारे में कमेंट करेंगे। इसी पे आधारित क्वेश्चन भी पूछा गया है, गेट में देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक हमारे पास सॉलिड क्यूबिकल बॉडी है, ध्यान से समझेंगे, सॉलिड क्यूबिकल बॉडी है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, जिसको गर्म कर रहे हैं मतलब हीट कर रहे हैं। जो भी टेम्परेचर है सपोज डेल्टा टी से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मटेरियल को गर्म कर रहे हैं। ये है हमारे पास सॉलिड क्यूब है, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। जो भी तापमान है इस मटेरियल के लिए जो भी दिया रहेगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, जो भी है सारा चीज दिया है। टेम्परेचर डेल्टा टी से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस जो भी मिलेगा उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, अगर के मटेरियल फ्रीली एक्सपांड हो रहा है, इफ बॉडी इज फ्रीली एक्सपांड मतलब जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे बॉडी क्या होगा, फैलना चालू होगा, फ्रीली हो रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ही हम लोग तापमान बढ़ाएंगे बॉडी फ्रीली डिफॉर्म होना चालू हो गया है, फ्रीली एक्सपांड होना चालू हो गया है। तो इस केस में बताना है कि थर्मल स्ट्रेस का मान किसके बराबर होगा। तो इस केस में जो थर्मल स्ट्रेस का मान होगा हमेशा याद रखेंगे 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि मटेरियल जब भी फ्रीली एक्सपांड करेगा, ध्यान रखना है, फ्रीली एक्सपांड करेगा, उस केस में थर्मल स्ट्रेस का मान हमेशा किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था, इफ मटेरियल इज फ्रीली एक्सपांड देन थर्मल स्ट्रेस के बारे में कमेंट करना था। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इफ ऑल 6 फेसेस of body are fully constrained then थर्मल स्ट्रेस का मान किसके बराबर होगा। थर्मल स्ट्रेस बताना है किसके बराबर होगा। तो अभी देखेंगे यहाँ पे, अगर के मटेरियल फ्रीली एक्सपांड कर रहा है तो उस केस में थर्मल स्ट्रेस हमेशा 0 के बराबर होगा। बोल रहा है, क्या बोला गया था वहां पे कि मटेरियल के सभी फेस को हम लोग क्या कर दिए हैं, कंस्ट्रेंट कर दिए, मतलब यहाँ पे प्रिवेंशन आ गया है। सभी जगह से हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंशन लगा देंगे यहाँ पे इस टाइप से। इसके सारे फेस में प्रिवेंशन है, मतलब मटेरियल जो फ्रीली एक्सपांड होगा उसके एक्सपेंशन में रुकावट उत्पन्न हो रहा है। रुकावट उत्पन्न होगा तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। अब थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा या फिर इंड्यूस होगा तो उसका मान किसके बराबर है, तो उसका मान हमेशा याद रखेंगे किसके बराबर होगा, तो माइनस अल्फा डेल्टा टी ई अपॉन में 1 माइनस 2 म्यू के बराबर होगा। जहाँ पे अल्फा जो है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, डेल्टा टी जो है क्या है, तापमान में अंतर है, ये जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और म्यू है क्या, तो म्यू जो है पॉइजन रेशियो है। म्यू क्या है, तो म्यू जो है पॉइजन रेशियो है। तो अगर कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सीधी गेट में, ध्यान रखेंगे गेट में ही नहीं और भी एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर के मटेरियल जो भी है यहाँ पे क्यूबिकल बॉडी है, इसके ऑल 6 फेसेस को हम लोग फुली कंस्ट्रेंट कर देते हैं, मतलब जो भी इसके अंदर एक्सपेंशन होने वाला है उसको रोक दे रहे हैं, तो उस समय जो थर्मल स्ट्रेस का मान आएगा किसके बराबर आएगा, तो याद रखेंगे माइनस अल्फा डेल्टा टी ई अपॉन 1 माइनस 2 म्यू। माइनस का आने का मतलब जो यहाँ पे नेचर है थर्मल स्ट्रेस का, जो नेचर है माइनस साइन बताता है, निगेटिव साइन शोज क्या शो कर रहा है, नेचर ऑफ थर्मल स्ट्रेस को शो कर रहा है। ध्यान रखेंगे निगेटिव साइन, मतलब अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे अगर के कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस आएगा, कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस का मान रहेगा सिग्मा, थर्मल का मान रहेगा जो भी रहेगा कंप्रेसिव
थर्मल स्ट्रेस होगा तो उसके लिए जो चिन्ह रहेगा माइनस में। अब कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस कब उत्पन्न होगा तो ध्यान देंगे, मटेरियल फ्रीली एक्सपांड कर रहा है, उसके एक्सपांशन में हम लोग क्या कर दिए, रुकावट डाल दिए हैं, तो उस समय जो आएगा नेचर आएगा किस टाइप का आएगा, कंप्रेसिव आएगा। तो ये पकड़ेंगे कैसे कि कंप्रेसिव है कि टेंसाइल है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे पकड़ना भी है, जानना भी है किस टाइप से, टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस, इसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव लेंगे। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे कि किस प्रकार से कंप्रेसिव और थर्मल पता करेंगे मटेरियल में। तो ध्यान देंगे, मटेरियल को जब हीट करेंगे, मतलब हीटिंग के केस में जो थर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है। ध्यान रखना है, हीटिंग के केस में जो थर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है हमेशा ध्यान रखना है कंप्रेसिव इन नेचर का होता है। और ये होता है किस केस में होता है, तो कूलिंग के केस में होता है। जब मटेरियल को हम लोग ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो उस समय जो थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा, कौन सा जनरेट होगा, उसका नेचर क्या होगा, तो टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा कूलिंग वाले केस में। और हीटिंग वाले केस में हमेशा जो जनरेट होगा थर्मल स्ट्रेस का मान क्या होगा, कंप्रेसिव होगा, जिसके लिए हम लोग चिन्ह यूज करेंगे निगेटिव। और कूलिंग होगा तो उस समय टेंसाइल, उसके लिए हम लोग चिन्ह यूज करेंगे किसमें, पॉजिटिव। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो निगेटिव साइन शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है कि जो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, जनरेट हो रहा है, मटेरियल को हम लोग हीट कर रहे हैं, मटेरियल को कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हीट कर रहे हैं, हीटिंग वाला केस है। तो जो भी यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस का नेचर होगा, नेचर क्या होगा, तो कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा, जिसका मान किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन थर्मल स्ट्रेस से पूछा गया था, और भी देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, सीधा सीधी क्वेश्चन गेट में ही पूछा गया है कि एक सरफेस है, ध्यान देंगे, एक सरफेस है जिसपे एक रॉड को हम लोग क्या किए हैं, रखे हैं। एक हमारे पास सरफेस है, इसके ऊपर एक बार को रखें या फिर एक रॉड को रखें, इस टाइप से बोलेंगे, समझेंगे क्वेश्चन। एक रॉड को क्या किया गया है, इसके ऊपर रखा गया है, जिसकी लंबाई L है, चाहे कुछ भी है, बस इतना समझना है। अब ध्यान रखना है कि इस मटेरियल को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। रॉड को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, मतलब डेल्टा T टेम्परेचर से हीट कर रहे हैं, मतलब हीटिंग वाला केस है। अब बोला क्या गया है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है इफ, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, इफ सरफेस इज फ्रिक्शनलेस देन थर्मल स्ट्रेस का मान किसके बराबर होगा। पहला क्वेश्चन एक पूछा गया है, सेकंड पूछा गया है इफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन बार एंड सरफेस देन थर्मल स्ट्रेस। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एक सरफेस है जिसके ऊपर हम लोग एक रॉड को रखे हैं या फिर एक बार को रखा गया है, तो आपको बताना है कि बार में थर्मल स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, उसी कंडीशन किस हिसाब से दिया गया है। तो कंडीशन दिया गया पहला, ये जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं है, ध्यान रखेंगे। फ्रिक्शनलेस कहने का मतलब है यहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं है। जैसे ही हम लोग हीट करेंगे मटेरियल एक्सपांड होगा, वो भी कैसे एक्सपांड होगा, तो फ्रीली एक्सपांड होगा। ध्यान रखेंगे, मटेरियल जो एक्सपांड होगा किस प्रकार से एक्सपांड होगा, फ्रीली एक्सपांड होगा। फ्रिक्शनलेस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मटेरियल जो है, बार जो है, फ्रीली एक्सपांड होगा सरफेस के ऊपर। तो इस केस में जो थर्मल स्ट्रेस का मान आएगा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब इस केस में बोला गया है कि इस केस में किसके बराबर आएगा, तो थर्मल स्ट्रेस का मान किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा जब, कब एग्जिस्ट करेगा, फ्रिक्शन अगर के है, फ्रिक्शन है सरफेस और बार के बीच में, जब भी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, कहने का मतलब है कि जो भी एक्सपांशन होगा उसमें रुकावट होगा, तो उस केस में थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। तो थर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट
अब किसके बराबर होगा थर्मल स्ट्रेस का मान? तो यहाँ पे सपोज हमारे पास यंग प्रत्यास्थता का गुणांक ई है, अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, और डेल्टा टी जो है तापमान में वृद्धि है। तो इसके बराबर होने वाला है, क्या होने वाला है? थर्मल स्ट्रेस का मान। मतलब मटेरियल के लिए अगर के दिया रहेगा तो हम लोग बताएंगे, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो थर्मल स्ट्रेस किसके बराबर है? अगर के फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है बार एंड सरफेस के बीच में तो उस समय थर्मल स्ट्रेस का मान क्या होगा? तो थर्मल स्ट्रेस का मान ध्यान रखेंगे एग्जिस्ट करेगा। थर्मल स्ट्रेस कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ऐसे ही बोल सकते हैं कि इस केस में जो थर्मल स्ट्रेस का मान होगा कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। बस ध्यान रखना है थर्मल एक्सपेंशन में, थर्मल स्ट्रेस वाले कंडीशन में कि जो एक्सपेंशन हो रहा है फ्रीली हो रहा है कि प्रिवेंटेड हो रहा है, इस टाइप से जब भी दिया रहेगा उसके बाद हम लोग बता सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है गेट में। यहाँ पे बार है, अलग अलग दो टाइप के बार है, इस टाइप से यहाँ पे दिया गया है। एक जो है स्टील बार है और दूसरा जो है कॉपर बार है। इस टाइप से पैरेलल में कनेक्टेड है। ये जो है स्टील बार है, ये जो है कॉपर बार है, जिसके लिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मान गिवन है। इसके लिए जो स्टील वाले के लिए है अल्फा एस है, इसके लिए है अल्फा सी है कॉपर के लिए, और यह स्टील के लिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे बोला क्या गया था कि यहाँ पे जब इस मटेरियल को हम लोग हीट करेंगे, मटेरियल क्या करना है? हीट करना है। हीटिंग वाला केस है, हीटिंग वाला केस है। तो यहाँ पे बताना है कि किस मटेरियल में कौन सा थर्मल स्ट्रेस सेटअप होगा। मतलब थर्मल स्ट्रेस का नेचर बताना था कि स्टील रॉड में किस टाइप का थर्मल स्ट्रेस आएगा और कॉपर रॉड में किस टाइप का थर्मल स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, हीटिंग वाला केस है तो यहाँ पे अगर के बात करें दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है स्टील और कॉपर, तो इस समय नहीं बोलेंगे। जो पीछे भी बताया था कि हीटिंग वाला में हमेशा कंप्रेसिव होता है, लेकिन जब बार अकेले रहेगा तब यहाँ पे पैरेलल में है, पैरेलल में है तो उस समय देखना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे हमेशा अल्फा सी हमेशा बड़ा होता है किससे? अल्फा एस से। मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो कॉपर के लिए होता है हमेशा बड़ा होता है किससे? स्टील से होता है। तो बोल सकते हैं कि कॉपर रॉड जो है मोर एक्सपांड करेगा, मतलब ज्यादा एक्सपांड करेगा किसके तुलना में? स्टील के तुलना में। तो स्टील जो होगा क्या होगा? इसमें लेस एक्सपांशन होगा, लेस एक्सपांशन होगा। अब ध्यान देंगे जिसमें ज्यादा एक्सपेंशन होगा इस टाइप से, बस यहाँ पे अल्फा के नेचर से बताना था क्वेश्चन को। तो अल्फा जिसके लिए ज्यादा होगा वो मटेरियल जो होगा ज्यादा एक्सपेंड करेगा, अल्फा जिसके लिए कम होगा वो मटेरियल कम एक्सपेंड करेगा। तो ध्यान देंगे जो मटेरियल अधिक एक्सपेंड करता है, जो मटेरियल अधिक एक्सपेंड करेगा तो इसमें जो थर्मल स्ट्रेस का नेचर होगा किस टाइप से होगा? तो इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस, कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा किसमें? कॉपर रॉड में। कॉपर मोर एक्सपेंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसमें जो थर्मल स्ट्रेस का नेचर होगा कंप्रेसिव होगा, और जो लेस एक्सपेंड कर रहा है स्टील रॉड जो है लेस एक्सपेंड कर रहा है, तो इसमें जो थर्मल स्ट्रेस का नेचर होगा क्या होगा? टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस उत्पन्न होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर के बार पैरेलल में है, ऐसा नहीं है कि स्टील और कॉपर का ही, किसी भी मटेरियल का रहेगा, तो बस आपको ध्यान रखना है कि किस मटेरियल के लिए अल्फा का मान, किस मटेरियल के लिए अल्फा का मान अधिक है। जिस मटेरियल के लिए अल्फा करने का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मान अधिक होगा, वो मटेरियल उतना ही ज्यादा एक्सपेंड करेगा। तो उसमें जो थर्मल स्ट्रेस आएगा कौन सा आएगा? तो हमेशा याद रखेंगे कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस आएगा। और जो मटेरियल लेस एक्सपेंड करेगा उसमें जो थर्मल स्ट्रेस का नेचर होगा क्या होने वाला है? टेंसाइल होने वाला है। तो ध्यान रखेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन था नेचर ऑफ थर्मल स्ट्रेस से था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी पूछा गया है थर्मल स्ट्रेस से संबंधित।
थर्मल स्ट्रेस ही नहीं बल्कि और भी टॉपिक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि थर्मल स्ट्रेस से ही। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन अभी बताया जा रहा है थर्मल स्ट्रेस से संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 4 नंबर जो है, ये जो है ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस से संबंधित है। ट्रू स्ट्रेस किसको बोला जाता है, ट्रू स्ट्रेन किसको बोला जाता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस किसको बोला जाता है, और इंजीनियरिंग स्ट्रेन हम लोग किसको बोलेंगे। तो ध्यान देंगे, इस टाइप से भी क्वेश्चन यहाँ से भी सीधा सीधी फॉर्मूला से पूछा जाता है कि ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, इसके अलावा इनके बीच में क्या संबंध है। तो ध्यान रखेंगे ट्रू स्ट्रेस, इसके अलावा यही की अगर के बात करेंगे तो इससे संबंधित बात करेंगे ट्रू स्ट्रेन, और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में भी बात करेंगे, इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में भी बात करेंगे क्या होता है यहाँ पे। तो अगर के बात करें सबसे पहले ट्रू स्ट्रेस के बारे में, ट्रू स्ट्रेस होता क्या है, ट्रू स्ट्रेस होता क्या है, तो लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया, इंस्टेंटेनियस एरिया। किसी भी इंस्टेंट पे अगर के देखना है पर यूनिट एरिया में जो लोड लग रहा है उस समय जो उस मटेरियल में स्ट्रेस सेटअप होगा उसको बोला जाता है ट्रू स्ट्रेस। और अगर के इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बारे में बात करें कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता क्या है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो भी एरिया लेंगे हमेशा बात होगा किसके बारे में, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में बात होगा। ऊपर में भी जो लिखे हैं इंटरस्टेनियस एरिया, ये क्या है, इंटरस्टेनियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इस टाइप से हम लोग क्या निकालते हैं, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन को निकालते हैं। अगर कि इसके अलावा ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ट्रू स्ट्रेन किसके बराबर होता है, तो जिसको हम लोग इस टाइप से सूचित करते हैं एप्सिलॉन टी, ये जो होता है ln 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये संबंध होता है। तो स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या फिर चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन बोल सकते हैं। लेंथ में हो, ब्रेथ में हो, एरिया में हो, या फिर वॉल्यूम में हो। अगर के वॉल्यूम में रहेगा तो वॉल्यूमेट्रिक बोलेंगे, लेंथ में रहेगा तो लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। इस टाइप से भी स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। और के यहाँ पे बात करें कि संबंध क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे ट्रू स्ट्रेन जो होता है ln 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बराबर होता है, या फिर ट्रू स्ट्रेन जो होता है ln A0 अपॉन A1 के बराबर होता है, A0 अपॉन A1 के बराबर। A0 क्या है, A0 जो है इनिशियल एरिया है, और A1 कहने का मतलब क्या है, ये है इंस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस टाइप से अगर के डायमीटर के टर्म में बात करें तो यहाँ से जो ट्रू स्ट्रेन निकल के आता है 2ln D0 अपॉन D1 के बराबर आता है। तो ये संबंध है, इस संबंध से भी सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रू स्ट्रेन से संबंधित है। और इंजीनियरिंग स्ट्रेन अगर के बात करें ट्रू स्ट्रेन, तो चेंज इन डायमेंशन, जो भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है उसमें चेंज अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन रहेगा, उसी को बोला जाता है स्ट्रेन। और ट्रू स्ट्रेन के लिए कुछ यहाँ पे फॉर्मूला है, इस पे आधारित सीधा सीधी प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रू स्ट्रेन इंजीनियरिंग स्ट्रेन का मान दिया हुआ है तो ट्रू स्ट्रेन किसके बराबर होगा, इस टाइप से। और इसके अलावा अगर के बात करें कि ट्रू स्ट्रेस का मान किसके बराबर होगा, तो ट्रू स्ट्रेस का जो मान होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेन इंटू 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेस जो होता है किसके बराबर होता है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये जो है इंजीनियरिंग स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। ये सब जो फॉर्मूला है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन से संबंधित एक आध क्वेश्चन आया हुआ भी है कि किस टाइप से हम लोग निकालेंगे ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बारे में। तो ट्रू स्ट्रेस जो होता है ध्यान रखेंगे लोड अपॉन इंस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहने का मतलब है लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो संबंध है ट्रू स्ट्रेस को और भी क्या बोला जाता है, तो किस टाइप से फॉर्मूला में बताया जाता है, तो ln नेचुरल लॉग 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, या फिर ln A0 अपॉन A1। A0 क्या है, इनिशियल एरिया
और उसके बाद A1 क्या है, तो A1 जो है इंस्टेंट एरिया, जिस समय हम लोग निकालेंगे उस समय का बात करेंगे। इस टाइप से डायमीटर के टर्म में चेंज कर सकते हैं। और ये जो है ट्रू स्ट्रेस है, ट्रू स्ट्रेस किसके बराबर होता है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बराबर होता है। इस टाइप से जो कॉन्सेप्ट है किसका है, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का है। उसके बाद और भी देखते हैं, एक क्वेश्चन और अच्छा है, मोहर सर्कल से है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, मोहर सर्कल बनाना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मोहर सर्कल बनाना है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या है। एक कंटेनर है जिसमें कुछ हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, कुछ हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पे, और इस फ्लूइड के अंदर दो अलग अलग पॉइंट लिया गया है। ये ऊपर वाला ये जो है क्या है, फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस कहने का मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। अब यहाँ पे दो अलग अलग बिंदु दिया गया है और इसका क्या बनाना है, मोहर सर्कल बनाना है। तो एक बिंदु जो दिया गया है, ध्यान रखेंगे, एक बिंदु जो है इसके ऊपर ही, फ्री सरफेस के ऊपर ही दिया गया एक बिंदु A है, और दूसरा बिंदु जो है यहाँ पे है, B है। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मोहर सर्कल A के लिए क्या होगा और B के लिए क्या हो गया, मोहर सर्कल को रिप्रेजेंट करना था डायग्राम में। इस टाइप से हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले मोहर सर्कल को रिप्रेजेंट करना है तो सिग्मा टाउ प्लेन बना लेते हैं। ध्यान देना है, ये हो गया सिग्मा और ये हो गया टाउ, एक्स बना लिए, यहाँ पे एक्सिस हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, मोहर सर्कल को बनाना है। इसके लिए जो दो अलग अलग स्थिति दिया गया है, जो भी दो अलग अलग बिंदु दिया गया है, तो सबसे पहले अगर के बात करें कि बिंदु A पे, बिंदु A पर अगर के बात करें तो A पर जो लगने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे A पे लगने वाला है, क्या लगने वाला है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमेशा किसके बराबर होता है, 0 गेज के बराबर होता है। तो अगर के बात करें तो यहाँ पे प्रेशर का मान सभी दिशाओं से 0 लग रहा है, सभी दिशाओं से किसके बराबर लग रहा है, 0 के बराबर लग रहा है। फ्री सरफेस के ऊपर पॉइंट है, तो यहाँ पे जो प्रेशर काम करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा, और जिसका मान है किसके बराबर है, तो 0 गेज के बराबर है। तो अगर के बात करें कि इस पॉइंट को अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है मोहर सर्कल में, तो मोहर सर्कल में क्या करेंगे, इसको जैसे ही रिप्रेजेंट करना होगा, यहाँ पे कुछ भी रेडियस नहीं है, इसका मान है 0 के बराबर। तो जब भी बनाना रहेगा इस अक्ष में, सिग्मा टाउ प्लेन में अगर के बनाना रहेगा मोहर सर्कल, तो ध्यान देंगे इसके लिए जो मोहर सर्कल बनेगा, क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा, एक बिंदु बनेगा केवल। मोहर सर्कल जो होगा किस रूप में होगा, तो बिंदु के रूप में होगा, ध्यान देना है। तो वो बिंदु के रूप में होगा, और बिंदु होगा कहाँ पर भी, तो बिंदु जो होगा मूल बिंदु पर होगा। बिंदु A जो यहाँ पे है, इसके लिए जो मोहर सर्कल बनेगा, क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा, क्योंकि इसके पास रेडियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है 0 गेज के बराबर है। तो इसके लिए जो मोहर सर्कल है पॉइंट के बराबर होगा। आप सेकंड वाले केस में देखते हैं, सेकंड वाले केस में अगर की बात करें कि बिंदु B पे देखेंगे, तो बिंदु B पे सभी दिशाओं से प्रेशर एक समान लग रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अब प्रेशर जो लग रहा है कंप्रेसिव लग रहा है। क्या लग रहा है, कंप्रेसिव नेचर का प्रेशर है यहाँ पे। तो इसके लिए अगर के बात करें तो इसके लिए भी रेडियस जो आ जाएगा किसके बराबर आएगा, मोहर सर्कल का 0 के बराबर है। निकाल सकते हैं रेडियस, कैसे निकालते हैं, तो रेडियस जो होता है सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ x y का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोहर सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं। तो सिग्मा x का जो मान है माइनस p के बराबर है, सिग्मा y भी जो है माइनस p के बराबर है। तो यहाँ से जो रेडियस निकल के आएगा टाउ x y किसके बराबर है, तो टाउ x y जो है 0 के बराबर है। तो रेडियस फिर से इसका भी 0 आ गया। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है कंप्रेसिव इन नेचर है, यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पे इसका मान 0 के बराबर था, इसलिए हम लोग इसको मूल बिंदु पे बना दिए हैं। अगर के बात करना है कि बिंदु B को रिप्रेजेंट करना है मोहर सर्कल में, तो इसका भी जो बनेगा रेडियस 0 है, इसके लिए भी पॉइंट सर्कल बनेगा। इसके लिए क्या बनेगा, पॉइंट सर्कल। ये जो बिंदु है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो मोहर सर्कल है, मोहर सर्कल दोनों बिंदु के लिए बन चुका है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।